संगठन वाले चैप्टर की रिवीजन की आखिरी वीडियो है। अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी ना कभी क्वेश्चन, चाहे अधिकार अंतरण का अर्थ या महत्व जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, या विकेंद्रीकरण का अर्थ या महत्व, या फिर अधिकार अंतरण विकेंद्रीकरण, इन तीन टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में हमें जरूर 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 मिलता है। इसलिए ध्यान से देखें। अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो नहीं देखी है, अधिकार अंतरण का महत्व विकेंद्रीकरण का महत्व, जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। साथ ही इस चैप्टर का क्विज जरूर करना है सबने, और मुझे अपने मार्क्स शेयर करने हैं आपने। ओके। हमेशा जब भी कभी अंतर आए आधार के साथ लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में प्रकृति, नेचर। क्या है प्रकृति? अधिकार अंतरण जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्यों है कंपलसरी? क्योंकि कोई भी संगठन बिना अधिकार अंतरण के नहीं चल सकता, और कोई भी व्यक्ति अपने सारे कार्यों को अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए हर संगठन में अधिकार अंतरण की आवश्यकता है। विकेंद्रीकरण ऐच्छिक है। क्यों ऐच्छिक क्यों है? क्योंकि अगर कोई संगठन चाहे तो वो अपने संगठन को केंद्रीकृत भी बना सकता है, चाहे तो वो विकेंद्रीकृत बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी संगठन में अधिकार अंतरण ना हो। तो अधिकार अंतरण अनिवार्य है, विकेंद्रीकरण ऐच्छिक है। हमेशा ये जो मैंने मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, सेंटेंस में लिख के इसको अंडरलाइन जरूर करना है। सेकेंड पॉइंट, काम की स्वतंत्रता। कहाँ पर फ्रीडम ज़्यादा होगी, कहाँ पर फ्रीडम कम होगी? देखिए, अधिकार अंतरण में जो स्वतंत्रता है वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उच्च अधिकारियों का ज़्यादा नियंत्रण होता है, ज़्यादा कंट्रोल होता है। वो केवल कुछ काम को करने के लिए अधीनस्थों को कुछ पावर देते हैं, और जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है वो अपने अधीनस्थ से उन अधिकारों को वापस भी ले सकते हैं। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होता है? टॉप लेवल डिसाइड कर देता है, संगठन के हर स्तर के पास में ये अधिकार होंगे। तो उच्च अधिकारियों का नियंत्रण बहुत अधिक नहीं होता है। तो अब ज्यादा नियंत्रण नहीं है तो स्वतंत्रता ज्यादा होती है। तो अधिकार अंतरण में स्वतंत्रता कम होती है, विकेंद्रीकरण में स्वतंत्रता अधिक होती है। अधिकार अंतरण अनिवार्य होता है और विकेंद्रीकरण ऐच्छिक होता है। अपनी इच्छा से हम संगठन को बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, स्थिति। क्या पोजीशन है? बेटे यही पॉइंट्स आपको पेपर में लिखे हुए मिलेंगे कि इन आधारों पे अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर बताना है। तो ये हेडिंग्स आपको जरूर याद रखनी है। स्थिति क्या है? अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस। क्यों किया जाता है इसका प्रयोग? कार्य विभाजन के लिए किया जाता है, काम को बांटने के लिए किया जाता है। ये काम मैं करूंगा, ये तुम करोगे। तो अधिकार अंतरण क्या है? एक प्रक्रिया है। जबकि विकेंद्रीकरण क्या है? उच्च स्तर की नीतियों का परिणाम है। उच्च स्तर की नीति, वो चाहे तो केंद्रीकरण की नीति अपना सकते हैं, चाहे तो वो विकेंद्रीकरण की नीति अपना सकते हैं। तो यदि उच्च स्तर ने विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई है तो संगठन में विकेंद्रीकरण नजर आएगा। तो इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है? अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है, विकेंद्रीकरण नीतियों का परिणाम है। दोबारा से रिवाइज करते हैं। अधिकार अंतरण अनिवार्य, विकेंद्रीकरण ऐच्छिक। काम की स्वतंत्रता अधिकार अंतरण में कम, विकेंद्रीकरण में अधिक। स्थिति, अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया और विकेंद्रीकरण नीतियों का परिणाम। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्र। देखिए, अधिकार अंतरण का जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित होता है। केवल दो स्तर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक अधिकारी, एक उसका अधीनस्थ। तो अधिकार अंतरण का क्षेत्र सीमित होता है। क्यों? क्योंकि यह केवल अधिकारी और उसके अधीनस्थ तक ही सीमित होता है। जबकि विकेंद्रीकरण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। क्यों होता है व्यापक? क्योंकि यह संगठन के हर स्तर से जुड़ा हुआ होता है। इसमें हर स्तर के संगठन के हर लेवल के बारे में बात की जाती है। एट एवरी लेवल दी अथॉरिटी इज प्रोवाइडेड। हर स्तर पर अधिकारों का अंतरण किया जाता है। और पांचवा पॉइंट, अधिकार अंतरण का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? अधिकार अंतरण का मुख्य उद्देश्य अधीनस्थों का भार कम करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि वो अधिकार अंतरण कह रहा है या विकेंद्रीकरण कह रहा है। तो याद रखिए, अगर उद्देश्य अधिकारी का भार कम करना है तो वो क्या है? अधिकार अंतरण। लेकिन विकेंद्रीकरण, इसका उद्देश्य क्या है? संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाना। अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाने में हमने क्या सीखा था? हर वह कदम जो संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाता है वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। हमने कहा था अधिकार अंतरण का क्षेत्र सीमित होता है। क्यों? क्योंकि बॉस और सबॉर्डिनेट, अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में संबंधों को दर्शाता है। जबकि विकेंद्रीकरण का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि ये संगठन के हर स्तर के बारे में बात कर रहा होता है। क्लियर है? तो अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण के कितने पॉइंट्स पढ़े हैं हमने? 5।
क्षेत्र कैसा है अधिकार अंतरण का क्षेत्र? सीमित। विकेंद्रीकरण का क्षेत्र व्यापक। अधिकार अंतरण का उद्देश्य भार कम करना, इसका उद्देश्य संगठन में अधीनस्थों की भूमिका को बढ़ाना। तो ये हमारा संगठन वाला चैप्टर हमने पूरा रिवाइज कर लिया। एंड में जो क्विज दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्विज को जरूर करो, आपको पता चलेगा चैप्टर आपको कितना समझ आया है। प्लस सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लस 2 प्रैक्टिस पेपर जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इशू किए हैं उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है। उन पेपर्स को देखो कि आप उसमें से संगठन वाले चैप्टर के या जो पिछले चैप्टर्स हमने रिवाइज करे हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।